हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कंटिन्यूअस जो है आप हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, जहां पर आप लोगों को बालाजी ट्यूटोरियल के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर फिजिक्स अलोंग विद डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल्सो। तो हम लोग बात कर रहे थे हमारी 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी कि हमारा चुंबकत्व और पदार्थ, जिसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत बेसिक और साथ में जो आपका फर्स्ट चैप्टर के साथ जो एनालॉजी आती है उसके बारे में बताया था। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी में आगे जो हमारे टॉपिक आने वाले हैं उनको ऐड करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी सारे स्टूडेंट जितने हैं सभी लोगों ने पुराने वीडियोस और पुराने जो ये आपकी क्लासेस है उसको देख लिया है, पढ़ लिया है उतना, ठीक है। आपको फाइल्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, वो भी क्लियर है आपका, है ना। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, बालाजी ट्यूटोरियल, अब जब आप ऐड करेंगे टेलीग्राम पर डालेंगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, उस पर जितनी क्लासेस हुई है उन सारी क्लासेस की फाइल आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पे फाइल डेली क्लास वाइज जैसे ही क्लास होती है आपको वहां पे फाइल अपलोडेड मिल जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को, जिसमें आज हम जो है अब अपना फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि हम यहां पर बात करने वाले हैं डाइपोल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है? द्विध्रुव। डाइपोल का मतलब क्या होता है? द्विध्रुव। तो डाइपोल एक्चुअल में क्या होता है? आपने कहा कि जब कभी, डाई का मतलब दो और पोल का मतलब ध्रुव, तो जब कभी दो ध्रुव जो दोनों नेचर में अपोजिट हो, कैसे हो? नेचर में अपोजिट मतलब उनका व्यवहार जो है एक का धनात्मक तरीके से होना चाहिए तो एक का ऋणात्मक, एक होना चाहिए नॉर्थ तो दूसरा होना चाहिए साउथ, कुछ इस तरीके के दो पोल होते हैं और वो दोनों पोल जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उसको हम कह देते हैं डाइपोल। सिंपली क्या कह देते हैं? डाइपोल। तो डाइपोल का हिंदी मीनिंग क्या है? आपने कहा द्विध्रुव। डाइपोल का हिंदी मीनिंग क्या है? या हिंदी में डाइपोल को क्या कहते हैं? आपने कहा द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। और ये जो द्विध्रुव होता है ये दो तरीके का होता है। फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ रहे होते हैं आप तो आप फर्स्ट चैप्टर में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या बोलते हैं। और जब आप सेकंड यहां पर फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में आते हैं तो यहां पर आपके लिए जो बनता है वो है मैग्नेटिक डाइपोल। बोलिए, इसको बोलोगे आप क्या? चुंबकीय नहीं, आघूर्ण नहीं, केवल चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। आघूर्ण तो एक तरीके का हम लोगों ने अलग से टर्म डिसाइड किया। अभी हम लोग डिवाइस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिवाइस। डिवाइस मतलब जो द्विध्रुव जो अभी मैं आपको बोलना चाह रहा हूं वो है ना, अभी आप समझ जाएंगे, ठीक। ये कुछ इस प्रकार से होता है, देखिएगा जरा। आपके पास एक मैग्नेट होती है जिसको आप बार मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। और ये बार मैग्नेट जो होती है इसके जो दो पोल होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। यहां पर आपको क्या मिल जाता है? नॉर्थ। और यहां पर आपको क्या मिल जाता है? साउथ। और ये दोनों पोल एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, अब मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर कितनी ले रहा हूं? 12 ले रहा हूं। क्या आपको अब दिख पाया? आप देखिए यहां पर एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ, दोनों पोल हैं। दोनों पोल की स्ट्रेंथ यानी कि ध्रुव प्राबल्य जो है वो कितना कितना है? m और m, मतलब ये दोनों स्ट्रेंथ वाइज दोनों बराबर हैं। यस और नो? दोनों की स्ट्रेंथ कैसी है? बराबर बराबर है। और दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर? एक शॉर्ट डिस्टेंस पर है। तो मुझे यहां से क्या समझ में आया? फर्स्ट चैप्टर और हमारे इस फिफ्थ में डिफरेंस है कि जब फर्स्ट लेते हैं तो हम इंडिविजुअल चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इंडिविजुअल चार्ज मतलब एक अकेला चार्ज प्लस और दूसरा अकेला चार्ज माइनस, और उसको हम रख के डाइपोल बनाते हैं। लेकिन मैग्नेट वाले चैप्टर में डाइपोल बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार मैग्नेट अपने आप में स्वयं डाइपोल ही होती है। क्या ये बात ठीक है? बोलिए। एक डाइपोल, ये जो दिखाई दे रही है मैग्नेट थी, और मैग्नेट ही अपने आप में क्या है? एक डाइपोल है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट दे दी गई है, क्या दे दी गई है? तो मैंने लिखा अ बार मैग्नेट, अ बार मैग्नेट इज अ डाइपोल इटसेल्फ। डाइपोल की स्पेलिंग में DIA नहीं आता है ना, डाइपोल इटसेल्फ। यानी कि एक दंड चुंबक जो होती है, क्या होती है? दंड चुंबक जो होती है वो क्या होती है? स्वयं द्विध्रुव होती है। आपको अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, ये खुद ही क्या हो जाएगी? द्विध्रुव हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? द्विध्रुव तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास बात इतनी सी याद रखना कि ये दोनों की दोनों जो है पोल स्ट्रेंथ वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक। बड़े आगे यहां से। दूसरा पॉइंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है डाइपोल मूवमेंट। क्या पढ़ना है? अब आप डाइपोल मूवमेंट को बताइए क्या कहेंगे? आप कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो मैं शॉर्ट में अब यहां पर डाइपोल मोमेंट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? डाइपोल मूवमेंट। मूवमेंट नहीं, मूवमेंट, है ना। मूवमेंट का मतलब अलग होता है, मूवमेंट का मतलब तो मोशन, और ये मूवमेंट जो है ये आघूर्ण के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? तो हमने इसको लिखा द्विध्रुव आघूर्ण। क्या लिखा? चलिए, कोई बताएगा हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं और ये क्या होता है? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी मैंने कहा कि कितनी ले लो आप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप ले लीजिए 2l, क्योंकि डाइपोल में हमने पहले भी कितनी डिस्टेंस ली हुई है, फर्स्ट चैप्टर में भी 2l ली थी, तो यहां पर भी 2l लेना समझदारी है थोड़ी सी। दूसरी बात कि 2l का मतलब है कि l इसके लिए और l इसके लिए, तो ये 2l बनता है, ठीक है ना, है ना। 2l लेने के पीछे कारण क्या है कि मैग्नेट के सेंटर से या डाइपोल के सेंटर से, किससे? डाइपोल के सेंटर से नॉर्थ की दूरी और डाइपोल सेंटर से साउथ की, दोनों एल एल मानी है हमने, तो वो टोटल कितनी हो जाएगी? 2l हो जाएगी। दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखने लायक है, वो ये है कि जो ये डाइपोल होता है आपका, इससे अगर आपको कोई भी डिस्टेंस मेजर करना, कोई भी डिस्टेंस, कोई बोल रहा है डाइपोल से 50 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है, 20 दूर है, आप हमेशा डाइपोल के सेंटर से मेजर करोगे। कहां से? अगर आपको एक्सियल कंडीशन में देखना है तो भी यहां से मेजर करोगे, इक्वेटोरियल देखना है तो भी यहां से मेजर करोगे। समझ गए ना? आप नॉर्थ या साउथ पोल से मेजरमेंट नहीं लेते हैं। क्लियर? तो कहां से मेजरमेंट चलता है? मेजरमेंट चलता है वो सेंटर से चलता है। अब डाइपोल मोमेंट जो लिखा जाता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किससे डिनोट करेंगे? हमारा यहां पे जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कैपिटल एम होगा, और कैपिटल एम किसके बराबर होगा? तो आपने कहा सर इन दोनों के डाइपोल मोमेंट जो ये पोल है, इनके पोल स्ट्रेंथ कितने हैं? एम। तो हम कहते हैं वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। डाइपोल मूवमेंट इज, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स। समझ में आई बात? यानी कि जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसी एक द्विध्रुव प्राबल्य तथा उन दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच की, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, फाइनल, बस इतना सही है। अब इसकी चार बातें वही जैसा आप हर बार पढ़ते हुए आए हैं कि इसकी यूनिट बताओ, इसका मात्रक बताइए आप, फिर उसके बाद इसका क्या बताएंगे कि ये वेक्टर है या स्केलर है, कहां से कहां होता है। तो सबसे पहले हम लोग वही खत्म कर लेते कि ये कैसी क्वांटिटी, तो आपने कहा सर ये सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश का मतलब क्या होता है? वेक्टर। और अब आप कहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो वेक्टर क्वांटिटी की तो दिशा भी होती होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी की जो दिशा होती है वो कहां से कहां होगी इसमें, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो, बहुत बढ़िया, आपने लास्ट क्लास में एनालॉजी पढ़ी। एनालॉजी में आपने बोला कि जो नॉर्थ होता है वो प्लस क्यू की तरह होता है, साउथ होता है वो माइनस क्यू की तरह होता है, बोला आपने। तो अब यहां पर जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव बताया था, तो यहां पर भी उल्टा करना पड़ेगा, मतलब हमें बताना पड़ेगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो आप क्या बोलोगे? सदिश राशि है जिसकी दिशा जो होगी वो कहां से कहां होगी, उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी, तो आप कहोगे इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की साइड होगी। कहां से कहां? दक्षिण से, ठीक है क्या? आप कह रहे हैं दक्षिण से उत्तर की ओर, और इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? तो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है क्या? अच्छा, दूसरा, ये अगर डाइपोल मूवमेंट है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होना चाहिए साथ में। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो हमने लिख दिया m, ऊपर लगाया वेक्टर, और क्योंकि लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये जो छोटा m होता है यानी कि डाइपोल का जो पोल स्ट्रेंथ है यानी कि ध्रुव प्राबल्य, वो अदिश राशि होती है। कैसी होती है? तो अदिश है, तो इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको यहां पर केवल m लिखना पड़ेगा, और जो पीछे यहां पर लिखा हुआ है इसके ऊपर आप लगा देंगे वेक्टर। क्या लगा देंगे? वेक्टर। तो आपका ये क्या बन गया? ये वेक्टर फॉर्म आ गया, यानी कि आपका सदिश रूप आ गया। आपका नहीं, किसका? द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी कि डाइपोल मोमेंट का। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद इसकी आपको क्या बताना पड़ती है? यूनिट। यूनिट यानी क्या? मात्रक। बताएंगे इसका क्या मात्रक होता है। तो आप अब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि इसका एम्पियर मीटर होता है, और इसको पीछे मीटर और जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ये एम्पियर मीटर स्क्वायर बन गया। बोलिए। और इसी का हम लोग क्या बना देते हैं? हम लोग बना देते हैं डीएफ यानी कि वीसु।
विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या बनेगा, क्या इसका एल स्क्वायर और ए बन सकता है? अगर आप इसको और लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो आप, भले एम ये भी लिख सकते हो, पर अगर ऐसा भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है? डाइपोल मूवमेंट खत्म। इतना ही है केवल डाइपोल मूवमेंट। कभी गलती से पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता। लेकिन इसके बाद जो आता वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि हमें डाइपोल मूवमेंट की वजह से अक्षीय और निरक्षीय और किसी भी जनरल पॉइंट पर क्या निकालते आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लास्ट क्लास में आपने पढ़ी थी। आपने एक फॉर्मूला बताया था वहां पर, आपने एक फॉर्मूला बताया था कि वो एफ बाई एम होती है या एफ बाई एम नॉट होती है, बताया। और आपने एक और फॉर्मूला जनरेट किया था और तब आपने कहा था कि सर ये होती है आपकी के एम बाय आर क्यूब। बोलिए, आर स्क्वायर, क्यूब नहीं है, क्यूब तो अब आएगा। समझ गए? चलिए, नहीं आया अभी भी समझ में? अब सुनिए, आप मुझे बताइए, वैसा मैं करूंगा। क्या आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है? क्या आपने अक्षीय, निरक्षीय और जनरल पॉइंट पढ़े हुए हैं? तो क्या मैं एक सिंगल पेज पर एनोलॉजी फॉर्म में बना के दे दूं आपको डायरेक्ट कि फर्स्ट चैप्टर का भी फॉर्मूला लिख दो और फिफ्थ का भी एक साथ लिख दो, तो आपको दोनों रिवाइज भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इस टेबल में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टेबल में हम लोग अपना अक्षीय निरक्षीय वाला केस लिखेंगे। ठीक है, हम कितने केस बताते हैं अक्सर? 3 केस बताते हैं। कितने? 3। तो उन्हीं 3 केस के लिए मैंने ये डायग्राम ले लिया। ठीक, सुनिएगा, आप ध्यान से सुनना, बातें नहीं करो यार। देखो, शॉर्ट में लिखेंगे। पहला केस ले रहा हूं मैं यहां पर, मैं एक साथ केस लिख देता हूं। पहला केस में लूंगा अक्षीय वाला। कौन सा वाला? अक्षीय स्थिति है ना। अक्षीय स्थिति का क्या नाम है? और इसी को आप बोलते हो एक्सियल कंडीशन। क्या बोलते हो? एक्सियल कंडीशन या एक्सियल पोजीशन। और कौन सा नाम होता है इसका? कुछ और नाम होता है क्या? इसी को बोला जाता है एंड्स ऑन। क्या बोला जाता है? एंड्स ऑन पोजीशन या कंडीशन। अरे बोलिए। अच्छा, दूसरा क्या होगा? दूसरा निरक्षीय हो जाएगा। निरक्षीय को आप क्या कहते हैं? निरक्षीय स्थिति को आप क्या कहते हैं? इक्विटोरियल या इक्वेटोरियल, या फिर इसी को और थर्ड इसको क्या एनी पॉइंट या जनरल पॉइंट नाम दिया आपने? किसी भी बिंदु पर, है ना। चलिए, पूरी क्लास में कोई बच्चा है जो मुझे तीनों क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट चैप्टर के अनुसार बता दे जो आपने पढ़े हुए हैं। ये बड़े कॉलम लेने के पीछे रीजन है कि इसका वेक्टर फॉर्म भी हम लिखेंगे, है ना। ठीक है, चलिए, कौन बताएगा? हाथ हैंड रेज करो फटाफट। 2 3 4। फर्स्ट चैप्टर से तीनों स्थिति के देख कर नहीं बताना दीदी। अगर ऐसे देख के बताना तो मैं फ्रेंच भी पढ़ा दूंगा फिर आपको। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो उर्दू भी पढ़ा दूंगा। ऐसे देख के नहीं बताओ। चलो, और कितने लोगों ने हाथ खड़े किए थे? 3 3 6। और कोई? बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग, आप अपना भी रिजल्ट देखोगे और उन 6 बच्चों के भी रिजल्ट देखना है क्या आपको? कि उसके इस सब्जेक्ट में कितने आए, उस सब्जेक्ट में, ये करना है क्या बाकी लोगों का? ये तो 10% वाली बात हुई। केवल 60 बच्चों में से 10 बच्चों ने हाथ खड़े किए, सॉरी 6 बच्चों ने हाथ खड़े किए। गलत बात। पीछे क्या है भाई साहब? और कब तक छुपोगे? हाँ चलो बताओ, आप ही बताओ फिर। बताइए, अक्षीय स्थिति में। अरे बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, कोई तोपचन थोड़ी है, कोई चीज आसान है ये तो। हम लोग ई क्या लिखते हैं? ई बराबर लिखते हैं 2 के पी बाय आर क्यूब।
यहां पर ई क्या लिखते हैं हम लोग, तो यहां पर हम लोग लिख देते केपी बाई आर क्यूब। कितना आसान है ये भी याद नहीं रखोगे तो फिर पेपर में कैसे क्वेश्चन बनेगा। यहां पर एनी जनरल पॉइंट का या एनी पॉइंट का आंसर कौन बता पाएगा, आप लोग बोल, चलो बोलो चेतना। यही होता है, बोलिए, आपको याद नहीं है तो हाथ तो खड़ा किया नहीं आपने, तो फिर क्या पेपर में भी तो कंफ्यूजन में ही नंबर आएंगे। 46 या 64 ये कंफ्यूजन ही है, समझ गए, 6 आगे लगा पीछे लगा इसको कंफ्यूजन बोलते हैं, समझ गए ना। 64 पे आर पार गेम हो जाएगा, 46 पे ना आर होगा ना पार, यहीं रह जाएंगे। तो पूरी चीजें याद रखो जो भी याद रखना। अब इसमें मैं अलग अलग चीजें कर रहा हूं, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें इन सब चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मैं के की बात करता, किसकी बात करता, तो यहां पर के जो होता वो किसके बराबर होता, तो 9 इंटू 10⁻9 के बराबर होता, बोलिए हाँ या ना। यहां पर अगर मैं पी की बात करता तो ये पी क्यू इंटू 2l के बराबर होता, यस और नो। और ये जो आर है, आर ये क्या है, तो ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ऐसा लिख देते हैं, फ्रॉम डाइपोल, किससे, अरे बोल लो किससे, डाइपोल जो था उससे, उस बिंदु की, जिस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उसकी डिस्टेंस को बोलते हैं। क्लियर। अगर यहां पर देखोगे तो सेम चीजें मिलने वाली है, तो मैं यहां पर केवल आर की वैल्यू लिखता हूं। आर क्या है, तो बिंदु की द्विध्रुव से दूरी, बिंदु की, सही है, अरे बोलिए, ठीक। और लास्ट वाले में थीटा याद रख लो। थीटा क्या है यहां पर, ये आपको पेपर में दिया गया हुआ एंगल होगा। आपको जब वो बोलेगा कि जनरल पॉइंट है, क्या बोलेगा, तो बोलेगा वो 10 सेंटीमीटर पे है, 20 पे है, 50 पे है, 100 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन देगा। और वो बोलेगा कि डाइपोल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है वो रेखा। जैसे कि आपने कहा कि ये डाइपोल है, अभी फिलहाल में समझ लेना थोड़ी देर में, ये मान लीजिए प्लस क्यू होता और ये क्या होता, माइनस क्यू, और आपको बोला गया पॉइंट यहां है पी, ऐसा बोला जाए तो आपको ये डिस्टेंस तो देगा ही देगा कि ये 50 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कितना सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो एंगल बना हुआ, ये वाला एंगल हो सकता है, ये वाला एंगल हो सकता है, ये एंगल कितना होगा ये भी पेपर में दिया होगा, और वही क्या कहलाता है यहाँ पर, थीटा। ये जो ऊपर वाले फॉर्मूले में नहीं आ रहा है क्योंकि वहां थीटा की जरूरत नहीं है, इस वाले में जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट में थीटा दिया हुआ होगा। तो थीटा किसका होगा, क्या होगा, तो हमने कहा यहां पर कि थीटा को हम कैसे डिफाइन कर दें, हम कहेंगे कि लाइन बिटवीन, ये एंगल है, वैसे तो ये एंगल है, क्या है ये, तो हमने लिखा एंगल बिटवीन कैपिटल एम एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड डाइपोल। जरा ध्यान से देखो क्या मैंने ठीक लिखा है, मैंने लिखा है एक एंगल है किस किस के बीच का, तो डाइपोल मूवमेंट और जो आपकी लाइन ज्वाइन हो रही पॉइंट और डाइपोल को। तो पॉइंट और डाइपोल को कौन ज्वाइन कर रहा है, ये वाली लाइन, बोलिए, अरे बोलो। और ये क्या है यहां पर, यस सर नहीं है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये डाइपोल की डायरेक्शन है, माइनस से प्लस की तरफ। अरे डिस्टेंस को एक एरो से कैसे बताएंगे, डिस्टेंस को तो दोनों एरो से बताता ना, बताता तो देखो डाइपोल, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ गया, बोलते तो बन नहीं रहा है आप लोगों से, ये क्या चीज है, ये बोलो क्या है ये, क्या है ये, डाइपोल और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन केवल, समझ गया ना। दूरी तो है ही है, दूरी तब होती तब आप ऐसे बोलते, दूरी लिख दी ना, क्या बार बार वही बोलते रहोगे क्या, ठीक है, अरे बोलिए। अब इसके बाद में अगर यहां से यहां ऐसे एरो बनाता हूं तो ये क्या समझ में आ रही है आपको, अरे भाई ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बनाई हमने, तो क्या ये एंगल आपको इनके बीच का ये वाला एंगल नहीं दिखाई दे रहा है, अरे बोलिए, पी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, क्या बनेगा, थीटा। तो हमने वही लिखा है, एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड डाइपोल। क्लियर है, चलिए अब आप इसी पूरे तीनों फॉर्मूलों को, ये जो तीनों फॉर्मूलेज यहां पर लिखे हुए हैं, इन तीनों फॉर्मूले को कन्वर्ट करके आप बना दीजिए मैग्नेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, तो मैग्नेट के फॉर्म में एक्सियल कंडीशन में जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो आप लिखोगे बी, क्या लिखोगे,
और b बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये b बराबर जो होगा, b बराबर डायरेक्ट k लिखूं, अरे बोलिए 2km/r³, क्या लिखूंगा मैं, व्हाट इज k, तो आप कहोगे 10⁻⁻⁷। व्हाट इज कैपिटल M, तो आप कहना m इंटू 2l। समझ गए क्या पूरी सिमिलैरिटी इधर उधर। और फिर उसके बाद आपके पास बच क्या गया है, r, और r को आप क्या लिखोगे, r को आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन किस किस की, बिंदु तथा द्विध्रुव के बीच की, ठीक है क्या, इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, इधर लिखा हुआ, आप इधर से देख लेना। सेकेंड पॉइंट एक्सियल कंडीशन के बाद इक्वेटोरियल का आता है, और इसमें आपको सीधा सीधा km2 हटा देना है, km/, तो यहां से एक रिलेशन और आया जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पर, क्या ध्यान से देखना, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए निकालें हम लोग, एक्सियल के लिए निकालें, तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड किसके, इक्वेटोरियल के डबल के बराबर होता है। इक्वेटोरियल जो लिखा हुआ है, अब आप यहां पर कर दीजिए जो आपको लिखना है, ये एक्सियल हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल। अगर आपने इक्वेटोरियल में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, इक्वेटोरियल के फॉर्मूले में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप सीधा सीधा एक्सियल पे पहुंच जाते हो। क्लियर, जहां पर हमको डिस्टेंस सेम रखना है, क्या सेम रखना है, डिस्टेंस, ठीक है ये बात, डिस्टेंस सेम रखोगे और डाइपोल मोमेंट सेम रखोगे तो आंसर यही आएगा। अब इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म भी लिख लेते हैं, एक का लिख देते हैं, बाकी आप जानते भी हो, थोड़ा बहुत समझ जाओगे। तो आपने जब लिखा b वेक्टर, तो ना तो आप इसमें k को चेंज कर पाते, बोलिए कर पाते क्या, लेकिन पीछे कौन है, क्या m बदल जाएगा, यस, m को आप क्या लिख सकते हो, आप m को वेक्टर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, और ऐसा लिख दोगे तो नीचे क्या आएगा, r³। अरे भाई डिवाइड में वेक्टर नहीं आता, कभी डिवाइड में वेक्टर नहीं आता, एटलीस्ट हम लोग जितना पढ़ते हैं उसमें तो हमने कभी वेक्टर का डिवीजन नहीं किया है। आप याद रखना, आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाई थी, उसमें भी वेक्टर का डिवीजन नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया ना, अरे बोलिए, वेक्टर कभी डिवाइड नहीं होता, जोड़ सकते, घटा सकते, गुणा तक कर सकते हो आप डिवाइड नहीं करोगे वेक्टर को, ठीक। और थर्ड एंड लास्ट आपके पास जो है वो कौन सी कंडीशन है, तो आपने कहा एनी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एनी पॉइंट पे आंसर क्या निकालोगे, आप बोलोगे km/r³, क्या बोलोगे, km/, और ब्रैकेट में फिर से वही क्या, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, खत्म। ये चार्ट आपको पूरा याद होना चाहिए। अब आप लोग सोचोगे सर डायग्राम तो बनाया नहीं, आपके मन में आ सकता है कि डायग्राम तो एक काम करते हैं, मैं आपको डायग्राम का एक सिंगल पेज दे देता हूं, सिंगल पेज पे मैं आपको तीनों एक साथ डायग्राम बना के बता देता हूं, ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं। देखो ये हमने बना ली मैग्नेट, क्या बना ली, मैग्नेट। अब मैं समझा रहा हूं, वो ध्यान से समझते जाना, ठीक है। ये ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये बताइए पहले तो, ये जो दिखाई दिया ये क्या है, ये बताइए। हम इसको बोलेंगे मैग्नेट का एक्सिस, क्या बोलेंगे, मैग्नेट का एक्सिस। मैग्नेट मतलब चुंबक, और ये चुंबक का क्या हो गया, अक्ष, क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट कहीं यहां होगा, बोलिए हाँ है ना भाई, नॉर्थ से भी उतनी डिस्टेंस, साउथ से भी उतनी डिस्टेंस। देखो बहुत दिन बाद आओ तो थोड़ी देर शांति से बैठ जाया करो, उस दिन डांट खाने का कोई मतलब नहीं। आओ 2-4 दिन बाद डांट खाओगे तो थोड़ा सा ठीक है, ढीठपन आ ही जाता है अपने अंदर, पर जिस दिन आए उसी दिन डांट खाने का कोई तुक नहीं। तो पिछले सप्ताह आपने पूरे 12 तो बजाई दी होली के चक्कर में, है ना, तो थोड़ा सा शांति रख लें बहन अपन तो। बोलूं आगे, इसमें क्या हंसने वाली बात थी, ये भी बता ही दो, फिर मैं भी हंस लेता हूं अगर हो तो कुछ, मतलब हंसने वाला जैसे लग रहा क्या, ये कुछ क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या चुंबक क्या है, हम अक्षीय स्थिति समझ रहे हैं अभी। तो ये जो आपको ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन नजर आ रही है, इस ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन पे आप कहीं भी चले जाओ, मतलब आप यहां से लगा यहां 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 जहां आपको जाना उधर, और या इधर कहीं पर भी आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु
ये पॉइंट जो यहां आया, ये पॉइंट हमेशा क्या कहलाएगा, ये अक्षीय बिंदु कहलाएगा, यानी कि एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सियल। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज सीखी थी कि जब कभी हमारे पास अक्षीय स्थिति या कोई भी स्थिति आती है, तो हम जो डिस्टेंस लेते हैं डाइपोल से, वो हमेशा उसके सेंटर से ली जाती है। कहां से ली जाती है, वो उसके सेंटर से ली जाती है। और सेंटर से जब हम उसकी डिस्टेंस लेते हैं तो कितनी लेते हैं, वो भी आपने देखा कि हम इसकी डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर ले लेते हैं। कितनी लेते हैं, सही लिया है, अरे बोलिए। अच्छा, डाइपोल की डिस्टेंस कितनी होती है, तो आप यहां से वो भी बता दीजिए कि डाइपोल हमारे पास है, डाइपोल की डिस्टेंस कितनी होगी। ये मैंने क्या लिखा यहां पर, ये हमारी डाइपोल की डिस्टेंस हो गई। डाइपोल की डिस्टेंस कितनी ले रहे थे आप पिछली बार से, चलो ठीक है, उसको बाद में लेते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं कि ये मेरा जो बिंदु है उसकी यहां से टोटल डिस्टेंस सेंटर से कितनी ले ली थी आपने, आर। तो अब आप मुझे केवल और केवल नॉर्थ पोल से इसकी डिस्टेंस बताइए और साउथ पोल से इसकी डिस्टेंस बताइए। तो ये नॉर्थ पोल वाली हो जाएगी और एक ये क्या हो जाएगी, साउथ पोल वाली। समझ पाए आप मैं क्या लेना चाहता हूं, मैं सारी डिस्टेंस लेना चाहता हूं जितनी भी यहां पर मेरे पास डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, अरे बोलिए। ये कितना हो गया वो बताना है आपको, ये कितना हो गया वो आपको मुझे बताना है, कितना होगा आप खुद ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। और ये कितना लेते थे वो बताइए। ये क्या 2l है, ये क्या 2l है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं r प्लस एल। देखिए r तो यहां तक हो ही गई, फिर आधी ये और ले लीजिए तो r प्लस एल लिख सकते हैं। और क्या मैं इसको लिख सकता हूं r माइनस एल, बोलिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी ये वाली डिस्टेंस क्योंकि किसकी है, ये हमारे नॉर्थ पोल से हमारे बिंदु P पॉइंट की है, तो हमने इसको लिख दिया r माइनस एल। क्या लिख दिया, ये पॉइंट जो है हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा एक्सियल पॉइंट। क्या कहलाएगा, एक्सियल पॉइंट, ठीक। अच्छा, अगर मुझे निरक्षीय स्थिति पर चाहिए, किस पर चाहिए, निरक्षीय का क्या मतलब होता है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का क्या मतलब होता है, वह बिंदु जो डाइपोल के सेंटर पर परपेंडिकुलर खींची हुई अक्ष पर कहीं पर भी हो। क्या कहा मैंने, डाइपोल का सेंटर लो, डाइपोल का सेंटर आप सब जानते हो, डाइपोल का जो मिड पॉइंट है उस पर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर मतलब लंब खींच दीजिए। ये जो आपने लंब खींचा है इसमें चाहे ऊपर या नीचे आप कहीं भी ले लीजिए, कोई भी बिंदु ले लीजिए, वो बिंदु आपका क्या कहलाएगा, वो आपका निरक्षीय बिंदु कहलाएगा। मैंने इसको क्यू नाम दे दिया, क्या दे दिया। अब फिर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, बोलिए। तो साउथ से लगा के यहां तक और नॉर्थ से लगा के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। क्या मैं इसको आर लिख दूं, नहीं लिख सकते, आर तो ये वाली डिस्टेंस होगी। समझ पाए आप, अभी तो थोड़ी देर पहले कहा कि बिंदु की दूरी हमेशा कहां से ली जाती है, सेंटर से। तो देखो डाइपोल का सेंटर बोल लो या डाइपोल का मिड पॉइंट बोल लो, है ना, अरे बोलिए। या तो आप मध्य बिंदु बोलिए या उसका केंद्र बोलिए। अब केंद्र बोलना जब जनरली सर्कल वाले के लिए होता, बट यहां पे भी काम कर रहा है थोड़ा, मिड पॉइंट बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मध्य बिंदु से ली जाएगी, तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो आपकी आर है। क्या है, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। अब शायद समझ में आ गई होगी आपको। हम आपसे ये पूछ ही नहीं रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं ये वाली कितनी हो। तो ना, इसको आप पहले एल लिखिए, सही बात है। अब यहां पर लगा दीजिए आप पाइथागोरस। क्या लगा दीजिए, तो जब पाइथागोरस लगाओगे तो यहां पर निकल कर आएगा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस, तो क्या ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो सकती, तो ये नहीं होगी, सेम वही होगी, बात खत्म हो गई। हमें नॉर्थ से और साउथ से उसकी डिस्टेंस मिल गई। बोलिए क्या बोल दूं मैं इस पॉइंट को, कि ये पॉइंट मेरा कैसा हो गया, ये पॉइंट मेरा निरक्षीय स्थिति का हो गया। किसका हो गया, निरक्षीय, या फिर क्या कहोगे, ठीक है, अरे बोलिए। जनरल पॉइंट कहां लोगे, जनरल पॉइंट कहीं भी ले लीजिए। जनरल पॉइंट आपको कैसे लेना है, तो आपने कहा कि जनरल पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है, आप यहां ले लो, आर ले लीजिए, ले लिया। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लीजिए, कितनी होगी ये डिस्टेंस, कोई बता पाएगा। हाँ सही, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, बड़ा आर, कैपिटल स्मॉल आर, ये कितनी होगी, स्मॉल आर, ठीक है।
और साथ में हम यहां से इसका क्या ले लेंगे, एंगल। बस खत्म गेम। कोई परेशानी? आप लोगों को इस बोर्ड पे उतना ही लिखा गया है जितनी रिक्वायरमेंट हमारे इस फॉर्मूले में। हमें यहां से 2km की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत केवल r की होती है। किसकी होती है? r आपको पता चल चुका है, मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस ली जाती है, अक्षीय स्थिति हो तो भी, निरक्षीय हो तो भी, या कोई जनरल पॉइंट हो तो भी। क्लियर? खत्म गेम। अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं पेपर में, प्रीवियस ईयर की बात करें तो दो ही टाइप के क्वेश्चन आए। पहला डायरेक्ट फॉर्मूला, पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला आया है तो मामला यहीं से खत्म हो गया था, आगे जाने की जरूरत नहीं थी। बट दूसरा क्वेश्चन जो आया वो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ गया। क्या आ गया? न्यूमेरिकल। उन्होंने आपको एम की वैल्यू दे दी, मतलब छोटा एम पोल स्ट्रेंथ, और डिस्टेंस दे दी दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच की, मतलब आपको ये देना चाहते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने दे दिया एक आर और बोला अक्षीय और निरक्षीय पे निकाल के बताओ। तो अक्षीय पर डबल, निरक्षीय पर आधी। तो आप आंसर एक के लिए निकालना, उसके हिसाब से दूसरा आंसर आ जाएगा। अगर आपने अक्षीय का निकाला है तो आधा करके निरक्षीय बता दो, निरक्षीय निकाला है तो डबल करके अक्षीय बता दो। खत्म गेम। क्लियर है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? चलिए, अब इसी प्रकार से हमारे पास 3 और केस आते हैं। कितने? वो 3 केस कौन से हैं? आपने कहा उन 3 केस के बारे में कि वो 3 केस जो होते हैं वो होते हैं हमारे कौन कौन से, बताओ। यस, वो 3 चीजें हैं जिसमें आप बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क निकालते हो, जिसमें आप स्थितिज ऊर्जा निकालते हो, और तीसरा आप निकालते हो वर्क डन। ठीक है क्या? या वर्क डन इन पोटेंशियल एनर्जी, जो भी बोलिए। उसके लिए भी क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा। फिर बनाएंगे एक टेबल और खत्म कर देंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का भी लिख लेंगे और इसका भी लिख लेंगे। तो पहले हम लोग अपनी एक हेडिंग बना लेते हैं, और हेडिंग हमारी क्या होगी? कोई बता पाएगा हेडिंग क्या होगी? नहीं, किसी एक, मैं लिख रहा हूं ध्यान से सुनना, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर, मैं चुंबक थोड़ी लिखूंगा अंदर, मैं डाइपोल पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं मैं? कब से चुंबक बोलने लग गया भाई? चुंबक होता डाइपोल है, लेकिन मैं तो रख रहा हूं डाइपोल ना, वो मैग्नेट है, वो बात अलग है। ठीक है, तो मैंने कहा कि when a dipole is placed in, किस में रखा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसको करके देखें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी। तो देखो जरा, ये रही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपकी। लग रहा है आपको कि एक समान है? और बनाऊं क्या? ये क्या बन गई? ये मैग्नेट बन चुकी है। क्या बन गई है? कितने पोल हैं इसके पास? इसके पास 2 पोल हैं, एक आपका साउथ और दूसरा, तो ये रहा साउथ और ये रहा नॉर्थ। और ये जो हमने ऊपर बाहर लगा रखा है इसको हम क्या लिख देंगे? बी। ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड शो करना है। अब आपको मैंने कल परसों पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि नॉर्थ पर जो डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमने कहा कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर ही लगेगा, और ये जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? तो क्या ये एमबी के बराबर हो जाएगा? बोलिए, ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यों एमबी के बराबर? क्योंकि इसका जो डाइपोल स्ट्रेंथ होगा या पोल स्ट्रेंथ होगा वो भी एम, और इसका भी। अब साउथ पे किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे यहां पर जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स कितना लगेगा? तो लगेगा अगेन
एम बी कितना लगेगा, एम बी के बराबर। क्या दोनों मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण में बराबर होंगे? ये वाला बल और ये वाला बल परिमाण में बराबर होंगे या नहीं होंगे? मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और जो मैग्नेट है उसके दोनों पोल स्ट्रेंथ बराबर, यानी कि देखो तो बराबर ही आएंगे। एक चीज यहां पर और ली जाती है और वो है हमारा यहां से एंगल। हमने डाइपोल जो, या सॉरी आपका जो मैग्नेट है, मैग्नेट का जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? कैपिटल एम। बोलिए, मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? कैपिटल एम होगा। दिखाई नहीं दे रहा है क्या ये? और पीछे से ना भी बोल दिया। अब आप हाँ करने जाते हो, पीछे वाले पहले तैयार बैठे रहते कि जिंदगी में ना कब किया जाए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? थीटा। बस एक ही सिंगल डायग्राम बनाएंगे, बार बार डायग्राम नहीं बनाते बैठेंगे। तो देखो, ये वो वाली बात हो गई। आपको मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था किसी एक क्लास में, जब मैंने आपको बताया था कि कभी ऐसे भी मोशन कर जाता है, कभी ऐसे गोल घूमता है। तो अभी ये फिलहाल में इस पर जो फोर्स लग रहा है और इस पर जो फोर्स लग रहा है, दोनों बराबर लग रहे हैं। तो क्या ये ऐसे गोल घूमेगा? दीदी गद्दा वद्दा लगवाएं, चेयर वगैरह कुछ ये ले लो, गादी वाली चेयर, थोड़ी से आराम से। क्या है? तुमको कुछ बोला नहीं ना मैंने बहुत दिनों से? 17-18 साल हो गए इसको। धरती माता भी पहचानती, एक लड़की चलती तो वजन पड़ता उनके ऊपर। और झूठ कितना बोला जाता, आज ही आई हूं। तो बर्थडे है फिर तुम्हारा आज? नहीं नहीं, कोई बात, आराम कर लो। वो कंफ्यूज है कि सर डांट रहे हैं या टोंट मार रहे हैं। सच बोल रहा हूं मैं बहन, अगर तबीयत खराब हो किसी की तो सो जाओ। ओ भाई साहब, आप इसका बोल रहे हो, इसने इशारा किया ये भी बीमार है। दो लोगों ने एक दूसरे की तरफ इशारा कर दिया। ये ऐसे रखा हुआ है, एक की डायरेक्शन ये और एक की डायरेक्शन ये। अरे बोलिए, और दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो बराबर बराबर, और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन भी अलग। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये इसको क्या करवाएगा? रोटेट करवाएगा। क्या करवाएगा? रोटेट करवाएगा। ठीक है ये बात, ये रोटेट करेगी। क्या करेगी? और रोटेट करती हुई चीज का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, टॉर्क होता है। आघूर्ण नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण बोल दिया, सॉरी, बल आघूर्ण होगा। क्या होगा? टॉर्क होगा, है ना? ठीक, करें, बढ़े आगे। तो तीनों एक साथ कर दूं, टॉर्क। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, हम सारा गेम इसी एक टेबल में निपटा देंगे, सब कुछ इसी टेबल में आएगा। ठीक, पूरी फिजिक्स आने के लिए पहले कोचिंग आओ आप लगातार। ठीक, और उसके बाद घर जाके पढ़ो। बोलने से कुछ नहीं होता, इधर पूरी फिजिक्स आ जाए। पढ़ना लिखना है नहीं, तुमको घोल के पिला दे हैं? कंकर पत्थर, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक चार्ज, अंदर एसी डीसी सब पीना पड़ेगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एटम, न्यूक्लियाई, बम्बार्डिंग जोर जोर से फूट फूट के, रेडियो एक्टिविटी सब पीना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी, तुमको क्या लगता है छोटी मोटी चीजें क्या है? तुम क्या बोल रही? जहर भी? तुमने क्या बोला? जहर बोला ना? अपनी क्लास में ये बड़ा होता है। पूछा किससे? आशा से। तरफदारी उनके वकील खड़े होकर कर रहे हैं, बोले मेरा कैंडिडेट है ये, मैं इसका वकील। मतलब अरेस्ट करने के पहले जमानती वारंट तैयार है उनकी तरफ से, बोले अरेस्ट नहीं करना है इस महापुरुष को। हम्म तो हम लोग कितनी बातें करने वाले हैं यहाँ पर? बहुत सारी। हम आते ही क्यों इधर? बात करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो हम ऐसा चार्ट बनाते हैं यहाँ पर कि अगर आप उस चार्ट को बहुत अच्छे से 10 बार रीड कर लेते हो, कितनी बार? आप लोगों के अरे नहीं नहीं बहन, इनको सफाई मत दो। जिन लोगों के कान खराब होते हैं उनको डॉक्टर के पास भेज दिया करो तुम तो। इनको बस खाने पीने के अलावा और सोने को बोल दे बस।
ये दो काम इनको कह देना तो ये जीवन में इनको लगे कि इसीलिए तो जन्म हुआ था, हम जो आए थे यहाँ पर इसीलिए आए थे। क्या लिखेंगे पहले? दूसरा क्या लिखें? वर्क डन लिख देते हैं ना, शॉर्ट में लिख दूं। तीसरा क्या करेंगे? लिखना तो टॉर्क को किसे दिखाओगे? टाउ से। और फिर तीसरा क्या हो जाएगा? मतलब आप कभी कभार ऐसी हरकतें कर देते हो कि जो आपको चीज सिखाया होता है उसी को चिल्ला कर बताते हो। जैसे आप आपके पेरेंट्स को बोल रहे हो कि आप जानते हो मेरा नाम गुड़िया है, गुड़िया रखा उन्हीं ने है, उन्हीं को सुना रहे। समझ क्या रखा है मुझे? गुड़िया हूं मैं। अरे भाई उन्हीं ने रखा है, उनको क्या सुना रहे हो आप? यू चिल्ला रहे थे आप, यू कहाँ सीखे हो मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है। यू कर रहे हो। फॉर्मूला बताइए, फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे चलेगा, है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो आएगा, टॉर्क बराबर क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा एम बी साइन थीटा। बोलिए हाँ है ना, सही है। अच्छा, टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। कोई बताएगा मुझे क्या लिखूं? एम क्रॉस, तुम क्या अलग से और एम क्रॉस बी, ठीक है, हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमारा वर्क डन का आएगा। किसका आएगा? कितना आता वर्क डन? एनीवन? एम बी मैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा लिख दूं चलेगा। एक तो ये वाला फॉर्मूला है। अच्छा, सारे बच्चों को पता है क्या? एक और फॉर्मूला मैं हर बार बताता रहता हूं आप लोगों को, इसका बड़ा वाला फॉर्मूला जिसमें 2 बार अगर आपको एंगल दे दिया हो तो क्या करना होता है? वेरी गुड। तो वो वाला फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। हम लिखते हैं उसमें एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कि हमारे डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहां पर केवल थीटा रोटेट करना है। कितना? मतलब यहां पर घूमेगा तो थीटा घूमेगा, एक एंगल दिया हुआ। ये वाले दो एंगल वाले कि उसने बोला 30 डिग्री से 60 डिग्री घुमाना है, 45 से 90 घुमाना है, 30 से 45 घुमाना है, 45 से 60 घुमाना है, 37 से 53 घुमाना है। याद आया कुछ कुछ? तो फिर आप ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। क्लियर है। और तीसरा हमारे पास आता है यहाँ पर क्या? स्थितिज ऊर्जा, जिसको आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। ये किस में होती है? तो माइनस में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ की माइनस की है। और फिर क्या लिख दोगे? आप लिखोगे एम बी कॉस थीटा। क्या लिखोगे? ठीक है। अब देखो यहाँ जगह बच गई तो मैं एक लाइन में तीनों बातें यहाँ की खत्म कर रहा हूं, कुछ ऊपर की। वो बात क्या क्या है तो देखना। आप लिखेंगे टाउ, डब्ल्यू एंड यू। इन तीनों की यूनिट जो होती है वो सेम होती है। बोलो हाँ है ना। इन तीनों की यूनिट क्या होती है? सेम। और वो यूनिट क्या होती है? तो आपने कहा जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। ठीक है। अरे बोलिए, इसकी तीनों की यूनिट क्या है? जूल। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहीं पर। जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2 हो जाएगा। भाई जूल आता कैसे है ये बताओ पहले तो। जूल आता है कार्य वाला। और कार्य मतलब क्या? बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है? MLT-2 आपको रटने को बोला हुआ है। फोर्स यानी MLT माइनस, और उसमें एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और ऐड कर दोगे तो L और आ जाएगा, तो ML2T-2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात किसी को कोई परेशानी तो नहीं? ये तो आसान बन जाएगा आपके लिए, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये। आपको लगे तो मुझे नहीं पता, बट है नहीं डिफिकल्ट कुछ भी। अब इनके केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं? केसेस। वो 3 केस होते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री वाले। तो हम 3 केस करने जा रहे हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो क्या? थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो क्या? और थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए तब क्या? ठीक है। अरे बोलिए। तो बस हम उसी की तैयारी कर लेते हैं कि तीनों के केस में तीनों को पढ़ लेते हैं एक साथ। चलिए, सबसे पहले हमारे लिए अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, क्या है?
थीटा बराबर अगर हमारे लिए 0 डिग्री है तो टॉर्क का क्या होगा? तो आपने कहा कि टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। और 180 पर भी टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहां पर जो टॉर्क आएगा वो आएगा mb के बराबर। किसके बराबर? अब इन तीनों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा टॉर्क की वैल्यू, अधिकतम मान जो आ रहा है वो कहां आ रहा है? यहीं। मैक्सिमम कब आता है? जब 90 डिग्री का एंगल हो। टॉर्क सबसे ज्यादा कब लगेगा? जब आपका डाइपोल ऐसा हो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो। 90 डिग्री देखो, ये रहे आपका डाइपोल मूवमेंट या आपका मैग्नेट या फिर आपका डाइपोल यानी द्विध्रुव, और ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना? कितने का कोण? 90 डिग्री का। इस समय जो आपका टॉर्क लगेगा इस पे, जो इसको इधर धक्का मारेगा और इसको इधर, वो सर्वाधिक होगा, मैक्सिमम होगा, और वो आता है केस थीटा बराबर। ये पेपर में पूछे हुए केसेस हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में भी पूछ सकता है और यहां पे भी पूछ सकता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं वापस, है ना? ठीक। अच्छा, ये दोनों मिनिमम मिनिमम है क्या? है तो सही, मिनिमम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट आता है जो आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, और वो पॉइंट ये है कि अगर 0 डिग्री होता है, क्या होता है? तो हम उसको बोलते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है? स्थायी साम्य है। और अगर वो 180 डिग्री आता है तो हम उसको कहते हैं अस्थायी। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, चलेगा? स्टेबल चलो 2 मिनट, है ना? देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग, चल जाएगा, समझ में आ जाएगा ना घर जाके? अरे बोलिए। इसको हमने कहा स्थायी साम्य। क्या कहा? ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, अधिकतम हो गया, मैक्सिमम हो गया। और ये क्या हो जाएगा? इसको आप कहेंगे ये अस्थायी साम्य है। कैसा है? यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक। चलिए, अब आइए आप किस पर? हमारे वर्क डन पर। वर्क डन में 0 डिग्री अगर होगा तो क्या हो जाएगा बताएंगे? अच्छा, इस समय कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला, केवल एक एंगल वाला, है ना? चलिए बताइए, अगर ये 0 डिग्री हुआ तो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 फिर क्या हो जाएगा? 0। तो हमने कहा कि वर्क डन क्या हो जाएगा इस समय? 0 हो जाएगा। अगर 90 डिग्री रखते हैं तो cos 90 इज 0। cos 90 0 मतलब ये बनेगा mb। क्या बन जाएगा? तो हमने कहा w बराबर क्या हो जाएगा? mb हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने 180 रख दिया तो cos 180 पे -1 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 और 1 2 होकर आपको 2 MB दे देगा। क्या दे देगा? तो आपके पास वर्क डन जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 MB। क्या इसमें से आप इसको मैक्सिमम बोलना चाहते हो? ये आपका क्या हो गया? अधिकतम हो गया। ये आपका क्या हो गया? अधिकतम वैल्यू। और ये क्या हो गई? ये यहां पर न्यूनतम हो गई। ये आपकी कौन सी वैल्यू हो गई? मिनिमम वाली वैल्यू हो गई। चलेगा? ठीक, किसी को कोई समस्या तो नहीं? इस वाले को देखो, अब इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा यानी कि आपको निकालना है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। जब आप यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री रखोगे तो कॉस कितना होता है? 1। तो यहां पर आपका u जो आएगा वो आएगा माइनस का mb। 90 डिग्री जब यहां रखोगे तो ये आएगा 0, तो ये आपका u बराबर कितना हो जाएगा? 0। और जब आप 180 रख दोगे तो ये बनेगा माइनस का, और माइनस का बनेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? mb। तो क्या फिर से मैं ऐसा कह दूं कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगी? मिनिमम, यानी कि, और ये कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम मतलब ठीक। यहां तक कोई समस्या हो तो अभी मुझे बता दो। ठीक, चलिए, क्लियर? बड़े आगे यहां से। ठीक है, चेतना दीदी, और दीदी, 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 आवाज नहीं आ रही मेरे पास, मैं भी ऐसे पढ़ा लेता हूं।
धीरे धीरे पढ़ते हैं। आया समझ में इतना? आगे बढ़ जाए यहाँ से। ठीक है, चलो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, आ रहा है, सुनाई दे रहा है? आगे बढ़े। ठीक है, धन्यवाद सो मच। आप बोले तो कृपया होश में रहें। माना होली कल गई थी, हो सकता कोई गोली गई हो अंदर। ठीक है, बढ़े आगे। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि इसको आप क्या कहेंगे? चुंबकीय किससे दिखाओगे इसको? फाई एम से क्या? वेरी गुड, मैं वही चाह रहा था कि आप लोग बोल पाओगे कि नहीं। फाई बी, क्या बोलोगे? फाई बी क्या होता है बताना जरा। मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, मैं सीधा 5B कह रहा हूं आप लोगों को। ये क्या होता है तो आप कहेंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर। चलो इतना लिखने के बाद में शॉर्ट क्यों लिखूं? थ्रू दी सरफेस। कितने बच्चों को ये डेफिनेशन याद आ गई? किसी एक सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्याओं को हम क्या कहते हैं? लिखूं? अरे बोलो, लिखूं कि नहीं लिखूं? नहीं लिखें? हिंदी मीडियम वाले बच्चे ठीक है। अच्छा, ये तो डेफिनेशन हो गई। ये क्या हो गई? डेफिनेशन। इसका ज्यादा लोड भी नहीं लेने का। आपको जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन या मैग्नेटिक फ्लक्स जो पढ़ना है ना, वो सीधा सा फॉर्मूला वाइज पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? इसी का एक फॉर्मूला भी बनता है कि मैं आपको बोल देता हूं। हमारे पास जो है एक क्या है, हमारे पास एक प्लेन है। क्या है ये? समझ गए आप? ये प्लेन है। चलो छोड़ो, ये प्लेन है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें क्या निकालना है? कोई बल रेखा निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकलेगी? देखो, सबसे पहले तो ये जो प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या जा रहा है? एक एरिया वेक्टर जा रहा है। क्या जा रहा है? सभी लोगों को क्या एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश की जानकारी है? चलो बताओ क्या है? क्षेत्र के लंबवत होता है। हाँ, क्षेत्र के लंबवत होता है या सरफेस के? पृष्ठ के लंबवत होता है। किसके? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। हो गया ये। और आपकी जो फ्लक्स लाइंस है यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो है वो किस तरीके से चल रही है? तो वो कुछ इस तरीके से चल रही है, मान लीजिए। बोलिए, यहां पर कौन गया? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फोर्स लाइन गई। ठीक, अब ये जो लाइन है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो नहीं दिख रही था, तो समझ में आ रहा है ये सरफेस ऐसी थी, सरफेस ऐसी थी, उसके परपेंडिकुलर तो एरिया वेक्टर है। लेकिन ये बी लाइन जो गई, बी वाली जो लाइन गई, जिसको आपने बोला था मैग्नेटिक फोर्स लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं, वो अलग जा रही है। तो आप क्या करिए, इसका एक फैक्टर ले लीजिए। यहां पर इनका ये एंगल कितना है? थीटा। और अगर एंगल थीटा है तो क्या इसका ये बी कॉस थीटा बनेगा? और इसके परपेंडिकुलर अगर मैं कहूं आपसे तो क्या यहां पर बी साइन थीटा बनेगा? बोलिए, बन गया। बी के दो दो फैक्टर हो जाएंगे ना, एक ये और एक ये, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी थी। अब अभी आपने क्या बोला कि किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली, क्या बोला था आपने? ये जो वर्ड यहां पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, लंबवत जो लिखा हुआ है, कौन सा आपको लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर? बी कॉस थीटा या बी साइन थीटा? बी कॉस थीटा। भाई सरफेस तो ये है, ये तो अलोंग हो गया ना,
ये साइन थीटा ये गया तो अलोंग हो गया, ये परपेंडिकुलर कहां से हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये होगा ना, तो कौन सा वाला फैक्टर परपेंडिकुलर होगा, कॉस फैक्टर, कौन सा फैक्टर, कॉस फैक्टर, आप साइन बोल रहे हो, ठीक है। तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स को लिखा जाएगा क्या, तो आप लिखेंगे बी कॉस थीटा इंटू ए, क्या लिखते हो, इंटू ए, ठीक है, बी कॉस थीटा इंटू ए, क्या हो गया, हाँ बता रहा हूं। तो इसी को आप क्या थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा नहीं लिख सकते, बी ए कॉस थीटा, क्योंकि आपको किस डायरेक्शन में लेना, उसी डायरेक्शन में जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो आपने इस मैग्नेटिक फील्ड का एक फैक्टर लिया जो परपेंडिकुलर जा रहा था, और वो कितना था, बी कॉस थीटा, इसलिए आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, पढ़ा हुआ है ना, क्या फॉर्मूला था, बी ए कॉस थीटा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते तो इसी को क्या पढ़ते हैं, ई ए कॉस थीटा, इसको फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ते हैं आप, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले के बारे में, फाई बराबर क्या चीज, फाई बराबर क्या हुआ, तो आपने कहा बी ए कॉस थीटा, थीटा किस किस के बीच का कोण है, बी और ए के बीच का, क्या इसका हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये बी, अच्छा फाई कैसी क्वांटिटी है, तो आप यहां से कहेंगे सर ये अदिश राशि है, ये जो आपने फाई बी कहा ये कैसी है, अदिश या सदिश, फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसा ही था, अरे बोलिए, ये आपकी अदिश राशि हो जाएगी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या मैं यहां से बी डॉट ए ऐसा लिख दूं, चलेगा, सही लिखा है या नहीं लिखा ये बताओ तुम, तुम्हें ये सही लिखा हुआ है, अच्छा अगर इसकी जगह फाई ऐसा लिख दिया जाए तो सही लिखा है नहीं लिखा, बताइए, नहीं लिखा है, हाँ दोनों सही है, डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलत बोल रहे हो। अच्छा दूसरी बात, इसका हमें क्या लिखना है, यूनिट, हमें क्या लिखना है इसकी, यूनिट या मात्रक, कोई बताएगा मुझे इसकी यूनिट या मात्रक क्या होता है, अब सुनिएगा, वैसे तो अगर मैं इसको देख के लिखूं तो मैं इसको टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, टेस्ला इंटू, मैं चाहूं तो न्यूटन के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे बी पता है न्यूटन के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें यहां पर एक और यूनिट मिलती है विच इज वेबर, क्या मिलती है, वेबर, वेबर यूनिट जो है वो किसके बराबर होती है, तो याद रखना वेबर भी आपकी एक ऐसा यूनिट होती है, और ये टेस्ला इंटू मीटर भी आपकी कैसी है, ऐसा यूनिट है, इन दोनों में जो रिलेशन आता है वो रिलेशन आता है 1 वेबर बराबर क्या बराबर, 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, कोई रिलेशन सिंपल, क्योंकि दोनों की दोनों ऐसा ही यूनिट है, तो इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं देखने को मिलता, ठीक है, परेशानी यहां तक किसी को, अच्छा यूनिट भी, यूनिट बना दी तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनाना आता है हमको, बोलिए, अगर यूनिट बनाना आती है तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आता है, बना सकते हो तो बना के बताओ, वीसू बनाना है हमें, क्या बनाना है, बताओ, एम जीरो हो ही नहीं सकता, अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि यहाँ पे मास न्यूटन आएगा, न्यूटन में एमएलटी आता है तो एम आता है, एम जीरो नहीं हो सकता। अच्छा कितने बच्चों को मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन के फॉर्म में याद है, इसकी यूनिट बन गई न्यूटन मीटर पर एम्पियर, क्या बन गई है, देखो सही बनाई, अरे मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन पर एम होता है कि नहीं होता है, होता है ना, और पीछे क्या था मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लगाया, बोलिए ये टेस्ला लिखा है मैंने, एक्चुअल में न्यूटन पर मीटर, एम्पियर मीटर क्या है, टेस्ला, ठीक, तो यहां से मैं बनाऊंगा तो ये बनेगा एमएलटी, क्या बनेगा, मेरा बनेगा एम एल और एल का स्क्वायर इंटू टी, और ये ऊपर जब टी माइनस टू और ए माइनस, देखिए जरा ठीक बनाया है क्या, अरे बोलिए, फॉर्मूला ठीक बना है, अभी आप लोगों के ऊपर है, गलत सही कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड में फिर ये मत बोल देना कि हाँ हमने ध्यान नहीं दिया, बना के देख लो एक बार पहले सही बना या नहीं बना है, सही है फॉर्मूला,
पूरा सही है। ये यूनिट भी सही लिखी थी यहाँ पे, सही है, आप आराम से निकाल सकते हो। F बराबर बी आई एल साइन थीटा से निकाल लो। F बराबर बी आई एल, तो B निकालना है तो F बटे आई एल आ जाएगा। I मतलब क्या, करंट, L मतलब क्या, मीटर। तो सिंपल, सही तो है, क्या दिक्कत। और उसी को मैंने यहां लिख दिया, न्यूटन का क्या लिखा, MLT माइनस 2, पीछे कौन दिखा, मीटर, तो एक और L लगा दिया, फिर नीचे क्या लगा दिया। अच्छा एक और चीज, अगर मैं ऐसा लिख दूं आप लोगों के सामने 1 वेबर, अच्छा ऐसे देखो, 1 वेबर बराबर क्या, बराबर 1 वेबर बराबर अगर बोला जाए न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और अगर आपको बोल दे जूल पर एम्पियर, तो आप मना कर दोगे क्या भाई। ये भी तो फॉर्मूला सही है, किसने रोका आपको, किसने मना कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, मामला क्लियर है यहां तक। चलो अब एक लास्ट चीज जो आज की क्लास की आपकी लास्ट टॉपिक है आपकी क्लास का आज का, और वो है हमारा गॉस थ्योरम, थ्योरम REM, नहीं सही है, ठीक है, हाँ सही है ना। गॉस थ्योरम देखना है, क्या देखना है पता है, नोट इधर बोर्ड पे देखो, क्या लिखा, इंपॉर्टेंट आंसर, ये पहली बात तो एप्लीकेबल नहीं है, पहली बात एप्लीकेबल नहीं है। तो एप्लीकेबल क्यों नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि 2 पोल्स ऑफ द मैग्नेट, देखो दोनों पोल को हम अलग नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते भाई। अगर आपने इतनी देर से, हिंदी में लिखो इसको, पढ़ो इसको पहले तो क्या लिखा और बताओ मुझे क्या लिखा है, लिख दो हिंदी में। समझ गए अब जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने क्या ऐसा बोला था कि किसी भी एक हमारे पास कोई गोला हो, उसके अंदर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हो, तो इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं जो होंगी, या इससे निकलने वाला विद्युत क्षेत्र जो है वो किसके बराबर होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बोले थे। तो वहां पर होता क्या था कि केवल एक अकेला यहाँ पर चार्ज हो सकता था, चाहे वो आपका किसका होता, प्लस का, या वो चाहे किसका होता, माइनस का। अगर अंदर प्लस होता तो यहाँ पर हम प्लस लिख देते, हमारा आंसर जो आता वो किसके बराबर, अच्छा यहाँ पे ना आपका फ्लक्स आता है, क्या आता है, फ्लक्स, कुल फ्लक्स कितना निकलेगा, तो ये भी प्लस का आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस लिख दोगे तो माइनस का, मतलब अगर हम प्लस लिखते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं। अब मैं अगर इसी चैप्टर में यानी कि मैग्नेट वाले चैप्टर में ये काम करके देखूं, तो मेरे पास यहाँ पर मैग्नेट होती है कुछ इस प्रकार से, बोलिए, और जो मैग्नेट होती है इसका एक पोल आपका नॉर्थ होगा, दूसरा पोल आपका साउथ होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात की जाए तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, बाहर जाएंगी, किधर जाएंगी, और साउथ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, अंदर आएंगी। तो जितनी लाइन, इसका भी पोल स्ट्रेंथ m है, इसका भी पोल स्ट्रेंथ m है, जितनी लाइन आपकी बाहर जा रही है उतनी ही लाइन, क्योंकि यहां पर बी इन बराबर क्या हो रहा है, बी आउट, बोलिए बी इन बराबर क्या हो रहा है, बी आउट। तो इससे क्या बोल सकते हो कि नेट जो होगा बी, वो कितना हो जाएगा, वो आपने कहा कि 0 हो जाएगा।
और अगर बी ही जीरो हो गया, बी ही अगर जीरो हो गया तो बनी सी बात है कि फाइव भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फाइव बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा भी होता है। समझ गए बात? इसलिए यहां पर कभी वो लग नहीं सकती। क्या नहीं लग सकती? गॉस थ्योरम फोर्थ चैप्टर में एप्लीकेबल नहीं होती है। फिफ्थ चैप्टर, हाँ, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ये मान लो। ठीक है, अरे बोलिए। ठीक है, तो अब ये चैप्टर होता है आपका, नहीं चैप्टर नहीं, फर्स्ट चैप्टर की जो सिमिलर चीजें हैं वो यहां पर समाप्त होती हैं आपकी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, जहां पर हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।